हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले एक्सरसाइज के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है सेट्स। सेट्स से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस थी वो हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर ली थी। तो अब क्योंकि हम सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, लिहाजा अब हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर सकते हैं इस चैप्टर में, जो कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम सेट्स है। इसके अंदर जो है सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 1.1, यानी कि अगर हम 1.1 कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेट्स phi, comma 0, and phi sets, full stop। सॉल्यूशन कहता है, क्वेश्चन है कि आप इन तीनों में फ़र्क बताएं। तो स्टूडेंट्स, आपने क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं लास्ट 3 लेक्चर्स के अंदर, जो बच्चे सिर्फ डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.1 देख रहे हैं उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए उनको चाहिए कि पहले मेरी प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में जाके वो तीनों लेक्चर्स जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं वो तीनों लेक्चर्स देख लें। उसके बाद जब वो ये क्वेश्चंस करेंगे तो उनको बहुत ईजी लगेगा। तो देखिए, वो कहता है कि सबसे पहले आप इसका इन तीनों में डिफरेंस बताएं। बहुत आसान है। ये जो चीज़ है फाई, ये हमने क्या बताया था, रिप्रेजेंट अ नल सेट, नल और एम्प्टी सेट। इसका मतलब है कि ये नल सेट है, यानी कि इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है। जब भी आपके सामने ये साइन आए जिसको हम फाई कहते हैं, और आपके पास ये साइन आए, इन दोनों का मतलब है कि ये नल सेट है, एम्प्टी सेट है। यानी कि अगर आप चाहें तो इस आंसर में एक चीज़ और लिख सकते हैं, दैट इज नो एलिमेंट इन द सेट, कि भाई इसका मतलब ये है कि सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है या खाली सेट है। अब हम आ जाएं इसके ऊपर कि ये क्या है। इसका मतलब ये है क्योंकि सेट के अंदर एक एलिमेंट नजर आ रहा है जो कि क्या है, 0, तो हम बोलेंगे इज द सेट ऑफ वन एलिमेंट, या एलिमेंट कह दें या मेंबर कह दें, बात एक ही है। इज द सेट ऑफ वन एलिमेंट 0। ये एक सेट है जिसके पास एक मेंबर है, एक एलिमेंट है, और वो क्या है, 0 है। ये क्या है, नल सेट, कोई एलिमेंट नहीं है इसका, ये खाली सेट है। तीसरा क्या है, ये। अब ये नल सेट नहीं है, ये आपको घुमाने की कोशिश की है, क्योंकि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर कोई चीज़ हो तो वो सेट का मेंबर होता है। यहाँ पर क्या है, ये अलग से लिखा हुआ था, तो हमने क्या कहा, ये एक ऐसा सेट है जो खाली है, जिसके पास कोई मेंबर नहीं है, बट ये एक सेट है। हम क्या लिखेंगे, इज द सेट ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट है इस सेट के अंदर, और वो क्या है, दैट इज फाई। समझ में आई बात अच्छी तरह से? तो ये तीनों आपको बताने थे कि तीनों क्या चीज़ है। ये नल सेट है,
ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 0, ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है जिसका नाम है फाई। इसको पढ़ते हैं फाई, PHI, फाई। ये एक ग्रीक लेटर है। आपने ग्रीक लेटर्स पढ़े होंगे, जैसे अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गैमा हो गया, थीटा हो गया, और ये फाई हो गया, और भी बहुत सारे हैं। साई, आगे आने वाली क्लासेस में आप ये भी पढ़ेंगे, इसको साई कहते हैं। एक और एलिमेंट होता है, इसको ईटा कहते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे के सारे, ये आपने पढ़ा होगा वेवलेंथ के अंदर लैम्डा पढ़ा होगा आपने, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा ओमेगा। तो ये सारे के सारे क्या ग्रीक लेटर्स हैं। तो इसी तरह इस सेट के अंदर एक ग्रीक लेटर है जिसका नाम क्या है, फाई। तो जनाब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? बहुत आसान एक्सरसाइज हो जाती है जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 2। Decide which sets are proper subsets of the others. Number 1, T is equals to T such that T is a rectangle. नंबर 2 है P is equals to small p such that P is a parallelogram. तीसरा, कैपिटल S is equals to small s such that S is a square. और जो चौथा सेट है वो दिया हुआ है x is equals to small x such that x is a quadrilateral. अब सवाल को बहुत अच्छी तरह से समझना है आपने कि सवाल में उसने आपसे मांगा क्या है। देखिए, कहता है ये बताओ कि डिसाइड विच सेट्स आर प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द अदर्स। टी क्या है, एक रेक्टेंगल, पी क्या है, एक पैरेललोग्राम, एस क्या है, एक स्क्वायर, और एक्स क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो चारों पार्ट्स हैं, इन चारों पार्ट्स में एक ज्योमेट्रिकल फिगर की बात हो रही है। एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं। रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स होती हैं, पैरेललोग्राम की भी 4 साइड होती हैं, स्क्वायर की भी 4 साइड होती हैं, और क्वाड्रिलेटरल की भी 4 साइड्स होती हैं। अब इसको मैं आसान करने के लिए मैं एक आपसे एक बात कहता हूँ। जैसे मेरा नाम है आसिम। तो अगर मैं कहूँ कि मैं एक पर्टिकुलर शख्स हूँ, इसका नाम है आसिम, और एक चीज़ है ह्यूमन, इंसान। क्या आसिम एक इंसान है? यस। लेकिन क्या आसिम जो है वो तमाम प्रॉपर्टीज़ रखता है एक ह्यूमन की? ज़रूरी नहीं है। सारे बिल्कुल सही है, 4 हाथ, चारों हाथ पाँव हो गए, आँखें हो गई, लेकिन और भी तो बहुत खुसूसियात होती हैं एक इंसान के अंदर। वो एक अच्छा एथलीट्स होता है। मैं एक अच्छा एथलीट नहीं हूँ। वो एक अच्छा फुटबॉलर हो सकता है, वो एक अच्छा सिंगर हो सकता है, वो एक अच्छा टीचर हो सकता है। आई एम नॉट अ वेरी गुड टीचर, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैं कह सकता हूँ कि आसिम इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ह्यूमन। आसिम ह्यूमन की सारी चीज़ें आसिम की सारी चीज़ें ह्यूमन के अंदर हैं,
बट ह्यूमन की सारी चीज़ें आसिम के अंदर नहीं है, क्वालिटीज़ तो डिफरेंट हो जाती है ना। इसी तरह देखिए, रेक्टेंगल एक ख़ास 4 साइड फिगर होती है जिसके अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। पैरेललोग्राम भी एक 4 साइडेड फिगर है, इसकी भी एक ख़ास क्वालिटी है क्या, कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, बट एंगल 90 नहीं होते। स्क्वायर एक ऐसा 4 साइडेड फिगर है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री हैं। तो देखिए, हर एक डायग्राम 4 साइडेड फिगर है और हर एक की मुख्तलिफ खुसूसियात हैं। और ये जो लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एनी जो है वो 4 साइडेड फिगर। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या आ सकता है जो इसमें नहीं है? क्वाड्रिलेटरल क्या एक रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल होता है? यस होता है। क्या एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होता है? यस होता है। क्या एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता है? यस होता है। लेकिन क्या एक काइट क्वाड्रिलेटरल होती है? यस होती है। क्या एक रोम्बस क्वाड्रिलेटरल होती है? यस होती है। क्या एक ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल होता है? यस होता है। तो इसका मतलब है इन तीनों की तमाम खुसूसियात क्वाड्रिलेटरल में हैं, बट क्वाड्रिलेटरल की तमाम खुसूसियात इसमें नहीं है। और यही तो डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट की, कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों, बट दूसरे के सारे अगर पहले में मौजूद ना हो तो पहला सेट दूसरे का सबसेट होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं T, P, S are proper subsets of X। रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है और तीनों के तीनों क्वाड्रिलेटरल हैं। पर क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनमें तीनों में नहीं हैं। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप कह सकते हैं T इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ X, P इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ X, S इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ X। ये जो सिंबल है आप जानते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट का है। अच्छा, क्या ये बात यहीं पे ख़त्म हो गई है? नहीं, ये तो हो गया, ये तीनों तो इसके प्रॉपर सबसेट हैं। अब ये तीनों आपस में कुछ हैं क्या? अगर मैं यहाँ पर लिखूं एंड T इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होती हैं? 4 साइड हैं, इसमें भी 4 साइड हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नहीं है, इसलिए T इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ P। आगे चलते हैं। S इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P। यस, क्योंकि इसके अंदर भी चारों साइड्स हैं, इसकी भी चारों साइड हैं, बट इसकी सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं लेकिन इसकी सारी चीज़ें इसमें मौजूद नहीं हैं। T भी हो गया, P भी हो गया, तो T सब प्रॉपर सबसेट है P का, S प्रॉपर सबसेट है P का। और अब मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ, आप बताइएगा, S प्रॉपर सबसेट है T का। क्यों? क्योंकि S की सारी चीज़ें मौजूद हैं T के अंदर। S एक स्क्वायर है, चारों साइडें बराबर हैं, चारों एंगल्स बराबर हैं, इसकी अपोजिट साइड बराबर होती है। तो रेक्टेंगल के ज़रिए और अच्छी तरह बताऊं, ये जो आपने कहा है कि जी T जो है वो प्रॉपर सबसेट है पैरेललोग्राम का, यस, पैरेललोग्राम के ज़रिए आप एक T यानी कि रेक्टेंगल हासिल कर सकते हैं। पैरेललोग्राम के ज़रिए आप स्क्वायर हासिल कर सकते हैं और रेक्टेंगल के ज़रिए आप स्क्वायर हासिल कर सकते हैं। तो ये आपका है आंसर। बहुत अच्छी तरह मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह समझ में भी आया होगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। डेफिनेशंस, इस चैप्टर की थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन ऑल
द सबसेट्स ऑफ एक्स, सॉरी स्मॉल है क्योंकि सेट के अंदर स्मॉल लिखा जाता है अगर लेटर्स हो, एक्स वाई जेड टी एंड फाइंड द पावर सेट ऑफ एस, क्या लिखा हुआ है 4 8 12। तो स्टूडेंट आपसे एक सवाल में 2 सवाल पूछे गए, इसके तमाम सबसेट लिखें और इसका पावर सेट निकालें, बात एक ही है। पावर सेट का मतलब भी वही होता है, सबसेट का मतलब भी होता है। किस तरह देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं सॉल्यूशन। हम ये सेट लिख लेते हैं एक्स वाई जेड टी। अब हमें बनाने हैं इसके सबसेट्स, टोटल सबसेट्स बनाने हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सबसेट या पावर सेट निकालने का, 2 की पावर n, ये मैंने थ्योरी में बताया है। 2 की पावर n, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स में कितने, 1 2 3 4 4, 2 की पावर 4 होता है 16। तो इसके टोटल 16 सबसेट बनेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला सबसेट आप जानते हैं क्या होता है, नल सेट। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया। एक और बनाएं, एक्स वाई जेड। तो पहले आपने टी भी लेंगे, सिंगल सिंगल बना लिए, अब डबल डबल बनाएं, एक्स वाई एक्स जेड एक्स टी, आपने डबल सारे कर लिए। अब 3 3 लेंगे, एक्स वाई जेड और एक्स वाई टी और एक्स जेड टी। चेक करते हैं अब तक कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और भी बनेंगे। गौर से देखें, ये तो हो गए थे y के साथ। अब देखिए एक और भी बनेगा, y z t। अच्छा, आपको ये भी चेक करते रहना है कि कोई सेट रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर कोई सेट रिपीट होगा तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा। टोटल कितने बनाने हैं आपने, 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी 4 और बनने हैं। तो आपने इसके बना लिए 3 एक्स वाई जेड हो गया और एक्स वाई टी भी हो गया और एक्स जेड टी भी हो गया और वाई जेड टी भी हो गया। और अब क्या रह गया हमारे पास, एक्स जेड टी हो गया है, एक्स वाई टी भी हो गया। तो और अब मज़ीद इसके 2 2 हो गए सारे। 1 मिनट, पहले मैं 2 वाले चेक कर लूँ। एक्स वाई एक्स जेड एक्स टी नहीं, 2 वाले अभी रहते हैं। तो पहले मैं 2 वाले आपको सारे बना दूँ, एक सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ। एक्स वाई एक्स जेड एक्स टी हो गया और वाई जेड भी बनेगा और वाई टी भी बनेगा और जेड टी भी बनेगा। तो पहले तो 2 वाले बनाने थे। तो देखिए एक्स वाई हो गया, एक्स जेड हो गया, एक्स टी हो गया, वाई जेड हो गया, वाई टी हो गया और जेड टी हो गया। अब ये 2 वाले कंप्लीट हो गए। अब आप आए 3 वाले पे। तो पहला क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, फिर हो जाएगा एक्स वाई टी, फिर हो जाएगा एक्स जेड टी, फिर हो जाएगा वाई जेड टी। अब चेक करते हैं कितने हो गए, टोटल कितने, 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और स्टूडेंट 16वां कौन सा होगा, ये खुद 16वां क्या होगा, ये खुद एक्स वाई जेड और टी। तो
तो टोटल आपके पास ये 16 आ गए और यही आपका आंसर है। और आप अगर इनको गौर से देखेंगे तो कोई भी सेट रिपीट नहीं हो रहा। ये ना हो आपने एक YZ लिखा तो दूसरा ZY लिख दिया, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट के अंदर। तो अगर आपने YZ लिखा और फिर ZY लिख दिया तो वो डबल हो जाएगा और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। देखिए इसके अंदर आपको कोई भी रिपीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब हम आते हैं दूसरे इसके ऊपर। दूसरा क्या दिया हुआ है, S = 4, 8, 12। आपको निकालना है पावर सेट, पावर ऑफ S। तो स्टूडेंट पावर सेट निकालने का फॉर्मूला भी वही होता है जो सब सेट निकालने का फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n। n क्या है, 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3 ये हो जाएगा 8। तो हैंस पावर ऑफ S एवरी सेट एवरी नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा क्या बनेगा, पहले सिंगल ले लें फिर ये आ जाएगा, अब डबल ले लें, 4, 8, 8, 12 और आखिर में आ जाएगा 4, 8, 12। अब आप इसको काउंट भी कर लें कि क्या 8 है या नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 मिनट, 4, 8, 4 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया और 4, 8 आ गया और 4, 12 रहता है, 4, 12 और 8, 12। देखिए फॉर्मूले से फ़ायदा क्या हो रहा है कि मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं गलती अगर करूँगा भी तब भी मेरे सामने आंसर लिखा हुआ है कि 8 मुझे बनाने हैं। तो अगर 8 नहीं बनेंगे तो इसका मतलब है कि मुझे फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब चेक करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100% करेक्ट आंसर। देखिए इसका आंसर बुक में क्या दिया हुआ है, ज़रा बुक में भी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, यस, वही सब कुछ दिया हुआ है, कोई चेंज नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो ये बहुत आसान है, आपने क्लास 10 में भी सीखा होगा, ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट n is equals to 1, 2, 3 dash 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 e 2, 4, 6 dash 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 and 5, 1, 3, 5 dash 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 are equivalent sets। ये सवाल है कि साबित करो कि ये तीनों जो हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं, E, N और 5। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड करे हैं सेट्स के, उनको मैंने जो है वो बताया है कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। उनकी पूरी डेफिनेशन मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ। 2 sets A and B are said to be equivalent denoted by A और एक वेव का निशान होता है B, ये इक्विवेलेंट सेट की निशानी है। इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट, अगर इन तीनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं, वरना नहीं है। तो इसका सलूशन आप देखें, n में कितने हैं एलिमेंट्स, n में है अनडिफाइंड, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। शुरू हो रहे 1 से, ख़त्म कहाँ हो रहा है हमें नहीं पता। ये भी अनडिफाइंड है, शुरू हो रहे 2 से, ख़त्म कहाँ हो रहा है हमें नहीं पता। शुरू हो रहा है 1 से, ख़त्म कहाँ हो रहा है हमें नहीं पता। तो हम कह सकते हैं
कि एस ऑल एन ई एंड फाई हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिख दे इनफाइनाइट नंबर्स, खत्म ही नहीं हो रहा, सॉरी खत्म ही नहीं हो रहा। देयरफॉर एन इक्विवेलेंट टू ई इक्विवेलेंट टू 5, ये सारे के सारे एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं क्योंकि सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। देखिए एक होता है इक्वल, इक्वल में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम भी हो और नंबर्स भी सेम हो। अगर ये 1 2 3 हो वो भी 1 2 3 हो तो वो इक्वल कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इक्वल की ज़रूरत नहीं है बट नंबर्स ऑफ एलिमेंट की ज़रूरत है। अगर यहाँ 10 हो तो यहाँ भी 10 हो, यहाँ भी 10 हो, तो यहाँ इनफाइनाइट है, यहाँ इनफाइनाइट है, यहाँ भी इनफाइनाइट है। देयरफॉर ये सब क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो बस यही इसका जवाब है, प्रूव्ड, क्योंकि उसने बोला था प्रूव करो, शो करो। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो बहुत आसान सा सवाल था। कॉन्सेप्ट क्लियर अगर नहीं होगा तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, लेट S is equals to 1 2 10 20 and T is equals to A B C D, then show that S equivalent to T but S does not equal to T। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपको बताया है इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो बट एलिमेंट इटसेल्फ सेम ना हो। तो आप देखिए इन S, यहां लिखेंगे आप इन S देयर, बल्कि आप दोनों में लिखें इन S एंड T देयर आर 4 elements, hence S is equivalent to T। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, बट इन S and T elements are not सेम। S और T में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। अगर यहाँ 1 2 10 20 हो तो यहाँ भी 1 2 10 20 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। Hence S does not equal to T, proved। I hope you understand। बहुत आसान सवाल है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यही सवाल बहुत मुश्किल हो जाएंगे। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए अब ये कितनी आसान एक्सरसाइज है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6 इज which of the following sets are null sets? Part number 1, A is equals to
x such that x square is equals to 16 and 2x is equals to 4। पार्ट 2 है हमारे पास b x such that x plus 6 बराबर है 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि हमें पार्ट 1 और 2 में बताना है कि कौन सा नल सेट है और कौन सा नहीं है। नल सेट मतलब अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, खाली सेट। नल का मतलब होता है खाली। तो सॉल्यूशन 1, सबसे पहले 1 को देखिए। 1 में आपको 2 कंडीशंस दी हुई हैं। एक कंडीशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे सॉल्व होगी? अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो 2 काम होते हैं। एक तो स्क्वायर रूट लगता है और एक लगता है प्लस माइनस का साइन। तो प्लस माइनस 16 का रूट होता है 4। और इसी में ही पार्ट नंबर 1 में ही एक और कंडीशन दी हुई है 2x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू, अगर आप 2 को वहाँ भेज देंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 टू द 4। तो स्टूडेंट ये कैसे हो सकता है कि x की वैल्यू प्लस माइनस 4 भी हो और x की वैल्यू 2 भी हो एक ही कंडीशन के अंदर, एक ही सेट में? तो आप यहाँ कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट A इज अ नल सेट, क्योंकि कंडीशन वैलिड ही नहीं है। दोनों बराबर होते, या तो ये प्लस माइनस 4 होता या ये 2 होता तो नल सेट नहीं होता, लेकिन अभी नल सेट है। चलिए अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में कंडीशन क्या दी हुई है हमारे को? x प्लस 6 इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 को वहाँ ले जाएं, 6 माइनस 6 होता है 0। यस, 0 एक एलिमेंट है। तो आप कह सकते हैं b, बल्कि इसको इस तरह लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट। इसको पढ़ते हैं दिस इम्प्लाइज दैट b इज नॉट अ नल सेट। आंसर। तो देखा स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो बात कितनी आसानी से हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो फिर यही सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो बात सवाल बहुत छोटे छोटे से हैं, बात सवाल ऐसे हैं जिसमें थोड़ा लेंदी काम है, लेकिन देखा आपने कितना आसान चैप्टर है। फ्री के मार्क्स मिलते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पार्ट नंबर 1 a कॉम्प्लीमेंट, पार्ट नंबर 2 b कॉम्प्लीमेंट, पार्ट नंबर 3 a डबल कॉम्प्लीमेंट, पार्ट नंबर 4 a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट, पार्ट नंबर 5 a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, और पार्ट नंबर 6 है b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। इफ अब a का दिया हुआ है मेंबर्स, a है a b d, b है b c d, और यूनिवर्सल सेट U दिया हुआ है आपको, यूनिवर्सल A B C D E। चलिए बहुत ही आसान है, 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं पार्ट नंबर 1 A कॉम्प्लीमेंट। आप जानते हैं, हमने आपको थ्योरी में बताया था A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है U माइनस A। तो a कॉम्प्लीमेंट u माइनस a, यानी कि अगर आप u में से a माइनस कर दें, और आसान अल्फाज में बोला जाएगा a कॉम्प्लीमेंट मीन्स राइट डाउन ऑल एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन a। तो अगर आप a b d को हटा दें u में से, तो a हट गया, b हट गया, d हट गया, तो c e इज द आंसर। सिंपल, दैट्स इट। पार्ट नंबर 2 b कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? u माइनस बी, यानी कि b के सारों को हटा दो और जो u में बाकी बचे। b क्या है? b c d,
बी सी डी को हटा दो तो बाकी बचेगा ए ई, दैट्स इट, ये आपका आंसर है। पार्ट थ्री में क्या कहता है जनाब, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यू में से ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। ए कॉम्प्लीमेंट तुम पहले ही निकाल चुके हो, सी ई, तो अगर तुम सी ई में से ए कॉम्प्लीमेंट ए सी ई अगर तुम यू में से हटा दो सी को ई को, तो ए बी डी आ जाएगा, ये आपका आंसर है। और वैसे भी एक मिनट, वैसे भी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि किसी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो सेट दोबारा आ जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेट्स दिए हुए हैं तो इसलिए हम इसकी कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, वरना स्टूडेंट्स में इन तमाम के आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि सेट्स की वैल्यू दी हुई है तो इसलिए हमें कैलकुलेशन करके दिखानी होगी। फोर क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है यू माइनस ए यूनियन बी। सही है जनाब। तो u आपके पास क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई माइनस ए यूनियन बी आप निकाल लें, ए बी सी डी हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा। देखिए दोनों को अगर आप काटें, ए बी सी डी, तो बाकी क्या बचा आपके पास, ई। तो ये आ गया पार्ट 4 का आंसर। पार्ट 5 पर आ जाए। पार्ट 5 आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले एक काम कर लें, अंदर वाला सॉल्व कर लें, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए आपके पास क्या है वो लिखा हुआ है, ए बी डी, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आप पहले ही निकाल चुके हैं, सी ई। तो अब देखें इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन कोई भी नहीं आ रहा, तो नल सेट आ गया। अब आपने क्या करना है, इस पूरे का आंसर आ गया नल सेट। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यू में से माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। यू माने नल सेट, सॉरी यू माने यूनिवर्सल सेट। तो यू आपके पास क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई माइनस ये आपने अभी क्या निकाला, नल सेट। तो ये पूरी की पूरी चीज़ u वापस आ जाएगी, क्योंकि 5 में से अगर सिफर निकालो तो 5 ही बचता है। तो जब ए बी सी डी में से नल सेट माइनस करोगे तो ए बी सी डी ई ही बच जाएगा, यानी कि पूरा u रिपीट हो गया। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 6 में है बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान है, बी कॉम्प्लीमेंट आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये लिखा हुआ है आपके सामने ए ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट भी आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, सी ई। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ई से ई कट गया, तो जो पहले वाले सेट में बचता है बस वही आपका आंसर होता है, दूसरे वाले सेट को नहीं देखते। ये सेट्स की सब्ट्रैक्शन का उसूल है। तो देखें कितना बड़ा सवाल लग रहा था और कितना आसान हो गया। ये था सवाल नंबर 7। अब हम इसके आंसर भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 का आंसर आ रहा है सी ई, इसलिए चेक करता हूँ कि जल्दी में मैंने गलत ना कर दिया हो और आपने डायरेक्ट बोल देना कि सर को नहीं आता। पार्ट नंबर 2 में आ रहा है ए ई, पार्ट नंबर 3 में आ रहा है ए बी डी, पार्ट नंबर 4 में आ रहा है खाली ई, ये लिखा हुआ ई, पार्ट नंबर 5 में आ रहा है ए बी सी डी ई, यानी कि यू पूरा का पूरा आ रहा है तो मैंने खाली यू लिख दिया, और पार्ट नंबर 6 में आ रहा है हमारे पास ए, तो ए आ रहा है। 100% करेक्ट आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि हमने किस तरह किया है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो ये बड़े ज़बरदस्त सवाल हैं, मज़े के, और कॉन्सेप्ट्स बार बार एक ही बात इसलिए रिपीट की जा रही है कि कॉन्सेप्ट्स अगर आपके नहीं होंगे तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is, let u be the first, let u be the set of all students of an intermediate science college.
यानी कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग। A, the set of all students of first year class, B, the set of all students of second year pre medical class, C, the set of all students of pre medical class, D, the set of all students who play cricket, E, the set of all students who put on glasses. Find part number 1, set of all students of pre इंजीनियरिंग क्लास। टोटल इसके 4 पार्ट्स हैं, तो मैं 1 बाय 1 पार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। यू क्या चीज़ है? यू बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट साइंस कॉलेज। स्टूडेंट जब आपके सामने इंटरमीडिएट का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की बात हो रही है। 11वीं जमात और 12वीं जमात को मिला के आप कहते हैं इंटरमीडिएट। जैसे आप मैट्रिक का जब वर्ड यूज़ करते हैं तो मैट्रिक का मतलब होता है 9वीं जमात और 10वीं जमात। तो प्री इंटरमीडिएट का मतलब होता है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, बोथ दोनों की बात हो रही है। और इंटरमीडिएट साइंस कॉलेज, अब जब वर्ड साइंस का आ जाए तो आपके पास 2 फैकल्टी आती हैं मोस्टली। एक आती है प्री मेडिकल और एक आती है प्री इंजीनियरिंग। एक और भी होती है कंप्यूटर साइंस, लेकिन यहाँ पर उसने ब्रैकेट में इसीलिए मेंशन कर दिया है कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की बात हो रही है जो साइंस कॉलेज के हैं, और वो कौन से हैं? प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के, यानी कि बायो के और मैथ के। आगे उसने आप इंफॉर्मेशन दी हुई है। ए क्या है? द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास, 11वीं जमात के तमाम स्टूडेंट्स, यानी कि प्री मेडिकल के भी आ गए, प्री इंजीनियरिंग के भी आ गए। बी, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर प्री मेडिकल क्लास। बी क्या है? 12वीं जमात सेकेंड ईयर के वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल क्लास के हैं। सी क्या है? द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ प्री मेडिकल क्लास। और सी क्या है? वो तमाम स्टूडेंट जो प्री मेडिकल के हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर के भी हैं, सेकेंड ईयर के भी हैं। डी, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, यानी कि वो तमाम स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि प्री मेडिकल के भी होंगे, उसमें प्री इंजीनियरिंग के भी होंगे, फर्स्ट ईयर के भी होंगे, सेकेंड ईयर के भी होंगे। ई, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु पुट ऑन ग्लासेस, वो तमाम स्टूडेंट जो चश्मा लगाते हैं। अब सवाल क्या है? फाइंड पार्ट नंबर 1, सॉल्यूशन। कहता है फाइंड द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ प्री इंजीनियरिंग क्लास। कहता है वो तमाम स्टूडेंट बताओ जो प्री इंजीनियरिंग क्लास के हैं। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, देखिए
यू क्या चीज़ है? तमाम स्टूडेंट्स, प्री मेडिकल के भी आ गए, प्री इंजीनियरिंग के भी आ गए। और आप गौर से देखें, सी क्या है? द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ प्री मेडिकल क्लास, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स जो प्री मेडिकल वाले हैं वो सी है। तो अगर मैं यू में से सी माइनस कर दूं तो अब आपके पास क्या बाकी बचेंगे? वो सारे स्टूडेंट जो प्री इंजीनियरिंग के, ये आपका आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। यू माने प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग बोथ, सी माने ओनली प्री मेडिकल, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो जब आप प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग में से प्री मेडिकल को माइनस कर देंगे तो प्री मेडिकल से कट गया, बाकी क्या बचा? प्री इंजीनियरिंग। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल क्लास। सॉल्यूशन पार्ट नंबर 2। अब कहता है आप क्या बताएं? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल क्लास। अब देखें आप, टोटल प्री मेडिकल वाले कहां पर बैठे हुए? सी में बैठे हुए, क्योंकि सी क्या है? द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ प्री मेडिकल क्लास, यानी कि इसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बोथ आ गए। तो अगर आप सी में से माइनस कर दें किसको? बी को। क्यों? बी क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर प्री मेडिकल क्लास। ये क्या है? फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल और सेकेंड ईयर प्री मेडिकल दोनों का मिक्सचर है। और इस मिक्सचर में से जब आप सेकेंड ईयर को माइनस करेंगे, सेकेंड ईयर प्री मेडिकल को माइनस करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ईयर आएगा। तो इसका आंसर आ गया सी माइनस बी। आई होप यू अंडरस्टैंड। कितना ज़बरदस्त सवाल है ये, मुझे भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है इस तरह के सवालों से। सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग क्लास। सॉल्यूशन पार्ट 3। कहता है वो तमाम स्टूडेंट्स बताओ जो प्री इंजीनियरिंग के हों और फर्स्ट ईयर के हों। बहुत आसान है। अब आप इसको इस तरह देखें कि आपके पास अभी ये सी माइनस बी क्या था? ये सी माइनस बी क्या था? फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल। तो आपके पास ये क्या है? द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास। यानी कि अगर आप ए में से, ए क्या है? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स सारे के सारे, प्री मेडिकल के भी प्री इंजीनियरिंग के भी, अगर आप उसमें से माइनस कर दें सी माइनस बी। सी माइनस बी क्या है? सी क्या चीज़ थी? सी था द स्टूडेंट्स ऑफ प्री मेडिकल क्लास। तो ये आपके पास क्या था? ये किस चीज़ का आंसर है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल क्लास। तो अगर आप फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल को फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट से माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास आ जाता है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग क्लास। ये आपका आंसर आ गया। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये कितना ज़बरदस्त सवाल है। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है? पार्ट नंबर 4 के लिए मुझे इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है और मैं नहीं चाहता कि आपको पार्ट नंबर 4 बहुत अच्छी तरह से नज़र ना आए, क्योंकि पार्ट नंबर 4 यूँ समझ लें इस सवाल की जान है। पार्ट नंबर 4 है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग क्लास who play cricket but do not wear glasses।
कहता है वो तमाम स्टूडेंट्स बताओ सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग के जो क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन ग्लासेस नहीं लगाते, चश्मा नहीं लगाते। तो यहाँ पर मैं एक आंसर लिख रहा हूँ, फिर आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। C कॉम्प्लीमेंट माइनस P इंटरसेक्शन D इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, वेयर P जो है ये मेरे पास क्या है, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो मैं आपको ये पूरा समझाऊंगा। A माइनस C माइनस B, सही है जनाब। अब हम इस सवाल को दोबारा देखते हैं। कहता है ये बताओ सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वो प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आप बताएं जो क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन चश्मा नहीं पहनते। तो हमने क्या किया, C कॉम्प्लीमेंट। C कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ प्री मेडिकल क्लास। C कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसको U में से माइनस कर दो। तो जब आप इसको U में से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सारे के सारे सेकेंड ईयर प्री मेडिकल के आ जाएंगे, क्योंकि C क्या है, प्री मेडिकल के तमाम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के भी सेकेंड ईयर के भी। C कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर के, क्योंकि U में से माइनस हो जाएंगे। C माइनस P, P क्या चीज़ है, A माइनस C माइनस B। अब आप देखें C क्या चीज़ था, प्री मेडिकल क्लास के स्टूडेंट, C में से B को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर प्री मेडिकल क्लास। तो जब आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे, C में से B को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल के रह जाएंगे। और जब आप A में से माइनस कर देंगे इसको तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग, क्योंकि A आपके पास क्या है, ऑल स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास। तो जब आप फर्स्ट ईयर में से फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल को A में से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्री इंजीनियरिंग आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग। तो अब आपने क्या किया, C कॉम्प्लीमेंट। C कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, प्री मेडिकल क्लास के स्टूडेंट्स का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या रह गए आपके पास, प्री इंजीनियरिंग के रह गए। तो C कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया तमाम स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग के, इसमें से P को माइनस कर देंगे फर्स्ट ईयर के, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, सेकेंड ईयर के आ जाएंगे। अब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, ये आ गई पूरी सेकेंड ईयर, यानी कि C डैश माइनस P क्या है, ये आपके पास है सेकेंड ईयर, मैं लिख देता हूँ सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग, आपको समझाने के लिए ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन हो, D इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट। E कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ हु पुट ऑन ग्लास। E कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऑल स्टूडेंट हु डू नॉट पुट द ग्लास। D के साथ आ गया, D क्या है, हु प्ले क्रिकेट, और इसके साथ जब आपने इंटरसेक्शन लिया तो तमाम स्टूडेंट्स वो आ जाएंगे सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग के, जो क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन ग्लासेस नहीं लगाते। तो इसकी और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा इस वाले पार्ट की और इस पूरे सवाल की। मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने 8 सवाल किए हैं, अब 8 सवाल और बाकी रह गए हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगली क्लास के अंदर ये मज़ीद 8 सवाल भी ख़त्म करवा दें और आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए और इसके साथ साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप इन 8 सवालों की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करें। जहाँ प्रॉब्लम हो, जो मसला है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। लेकिन काइंडली एक्सरसाइज पहली दफ़ा करने से पहले अगर आप मेरे उन लेक्चर्स को जो 1.1 से पहले दिए हैं, अगर आप उन थ्योरी के कॉन्सेप्ट देख लें तो आपको फिर ये सवाल बहुत आसान लगेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आप तमाम बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जब वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है और आपको पता लग जाता है कि न्यू लेक्चर अपलोड हो गया। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं उनको भी, जो दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं उनको भी शेयर करवाएं और उनको भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सारा कोर्स इंशाल्लाह वक्त से पहले ख़त्म होगा। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।